भैया अगर आप भी 12th केमिस्ट्री 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए आज का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम देखेंगे संपूर्ण किताब के 10 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, जो कि यार एक एक न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो 4 से 5 वर्षों में लगातार पूछे गए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और आपको इन न्यूमेरिकल्स को तैयार जरूर करने। देख सकते हो 4-5 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे ऐसे न्यूमेरिकल्स बताएंगे आपको। बस वीडियो को यार आखिरी तक देखना है आपको, आप खुद याद करोगे कि हाँ हमने ये न्यूमेरिकल पढ़े थे तो एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से देखेंगे, बस आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है। पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 10 न्यूमेरिकल्स हर साल पूछा था, एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास है ये 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। आपको पता है बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल पे, 3 मार्क्स का भी आता है, 4 मार्क्स का भी आता है। तो 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले सभी देखेंगे इस वीडियो पे। ठीक है, तो पहला 2 नंबर का सवाल है, एकदम मस्त तरीके से आपको समझना है। आपसे कहा गया 5.85 ग्राम NaCl। क्वेश्चन में जो आपको दिया सबसे पहले वही लिखो। क्या दिया है देखो, आपसे कह रहा है क्वेश्चन 5.85 ग्राम NaCl, तो जो दिया हो भैया वही लिख लो सिंपल। 5.85 ग्राम क्या दिया गया है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यही दिया गया है, लिख लिया। आप क्या करोगे, आप कहा गया कितने मिली जल में घुला है, 200 मिलीलीटर जल में घुला है, तो मतलब कि 200 मिलीलीटर क्या है, जल में घुला है, मतलब ये क्या है, विलयन का आयतन दिया। अभी समझ में आएगा कैसे। 200 मिलीलीटर जल में घुला है, मतलब ये देखो मिलीलीटर है ना, मतलब ये आयतन, आयतन को या तो लीटर में व्यक्त करते हैं या तो मिलीलीटर में, तो ये आपको विलयन का आयतन दिया हुआ है, तो लिख लो विलयन का आयतन। देखो सिंपल क्वेश्चन समझने के लिए आप इस तरह से एक चित्र रफ टाइप से बना लिया करो। मान लो ये कोई बर्तन है, ठीक है, उसमें क्या है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, इसमें हमने भरा हुआ है 5.85 ग्राम NaCl, और कहा 200 मिलीलीटर जल में घुला है। ठीक है, 200 मिलीलीटर में घुला है ये, तो 200 मिलीलीटर जल में जो घुला है ये क्या है, ये विलयन का आयतन है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है मोलरता की गणना कीजिए, सिंपल ये है। तो आपको यहाँ पे 5.85 ग्राम NaCl दिया है, जो कि क्या है, विलेय का भार है। क्या है, विलेय का भार है, और 200 मिलीलीटर क्या है, विलयन का आयतन है। अब आपको मोलरता निकालनी, तो सबसे पहले आपको मोलरता का यार फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद तो आप आसानी से निकाल सकते हो। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और बटे में क्या होता है, विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या और बटे में होता है विलयन का आयतन लीटर में। तो सिंपल जो आपका फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला याद तो आप कोई भी न्यूमेरिकल लगा सकते हो। विलयन का आयतन लीटर में, ये फॉर्मूला लगा। ठीक है, अगर लीटर में हो तो लीटर में लिख दो, और अगर मिलीलीटर में हो तो यहाँ पे मान मिलीलीटर में लिख के ऊपर 1000 का गुणा कर दो। ठीक है, अगर मिलीलीटर में हो तो ऊपर 1000 का क्या कर दो, गुणा कर दो, तो इसे इरेज कर दो सिंपल। ठीक है, अगर मिलीलीटर में हो तो ऊपर 1000 का गुणा कर दो, तो यहाँ से मोलरता निकालते हैं। आप देखो हमें विलेय के मोलों की संख्या नहीं पता, मोलों की संख्या नहीं पता, तो मोलों की संख्या का भी एक फॉर्मूला होता है। विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार। तो यहाँ पे फॉर्मूला यहीं पे लगा दो, भार बटे अणुभार। ये हमने किसकी जगह लगाया है, मोलों की संख्या की जगह। विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटा अणुभार, हमने वही लगा दिया। बटे में क्या है, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन ये आपको दिया गया है 200 मिलीलीटर, तो यहाँ पे रख दो 200 मिलीलीटर, और ऊपर क्या है 1000 का गुणा, तो 1000 का गुणा कर दो। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, 2 नंबर मिलने वाले आपको। देखो विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला याद रखो, क्या होता है, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। तो सिंपल यही लगा दो। विलयन का आयतन कितना है, 200, तो 200 रखो, और आपको बताया ऊपर फॉर्मूले में 1000 का गुणा होता है, तो 1000 गुणा कर दो। अब यहाँ 200 से 1000 को काटो, आ गया 5। ठीक है, और भार कितना है, विलेय का है 5.85, और बटे में क्या है, अणुभार। ठीक है, और गुणा किसका हो जाएगा, इसका 5 का, क्योंकि 200 से आपने 1000 को काटा, आ गया 5। ठीक है, तो कितना आया, भार है 5.85, हमने रख दिया, देख सकते हो। अणुभार अभी आपको निकालना पड़ेगा, और ये आपका 200 से 1000 को काटा, आ गया 5। अब बात आती है अणुभार कैसे निकाला जाए, तो देखो अणुभार यहाँ पे साइड पे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अणुभार मान लो यहाँ पे निकाल ले,
तो देखो आपको NaCl जो कि विलेय इसका अणुभार चाहिए, तो सिंपल यहां से लिखो NaCl का अणुभार। ठीक है, यहां लिख लेना NaCl का अणुभार। देखो क्वेश्चन पे आपको सोडियम की वैल्यू दी गई है 30, मतलब सोडियम का अणुभार दिया गया है 23, तो 23 यहां लिख लो, प्लस क्लोरीन का अणुभार कितना दिया गया है 35.5, तो यहाँ पे 35.5 लिख लो। ठीक है, देख लो सिंपल, केवल इसको जोड़ देना है। Na का है 23, क्लोरीन का है 35.5, इसे आपको जोड़ देना है, जिससे जब जोड़ोगे तो यहाँ से आ जाएगा 58.5। कैसे, देखो 0.5 तो है ही है, 23 में 35 जोड़ोगे, 23 5 28 और 30 मिला के 58, तो 58.5 आ गया सोडियम क्लोराइड का अणुभार, क्योंकि सोडियम की वैल्यू 23 थी, क्लोरीन के 35.5 जोड़ दो। आप देखो यहाँ से सॉल्व कर लो, 5.85 पहले से ये इसका भार है, और बटे में अणुभार कितना निकाला 58.5, तो इसकी वैल्यू रख दो 58.5, और गुणे में क्या आ जाएगा 5। ठीक है, सिंपल सी वैल्यू हो गई। आप देखो ऊपर 2 अंक पे दशमलव, नीचे 1 अंक पे दशमलव, तो क्या करें हम यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दें, जिससे ऊपर भी 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, नीचे भी 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, और यहाँ दशमलव से हम दशमलव को काट देंगे, तो बचेगा 585 बटे में 5850 गुणे 5। सिंपल इसको काट दो तो यहाँ बच जाएगा 10, क्योंकि 585 से 5850 को काटोगे आ जाएगा 10, तो यहाँ पर से आया 5/10 और बराबर आ जाएगा 0.5 मोल प्रति लीटर आंसर। तो 2 नंबर आपके भैया पक्के हो चुके हैं। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन ना समझ में हो तो समझ लो। देखो जैसे 5.85 था और नीचे था 58.5, ठीक है, तो देखो ऊपर 2 अंक पे दशमलव हो तो नीचे अगर एक जीरो बढ़ा ले तो आपको पता है दशमलव के बाद चाहे जितने जीरो लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब 2 अंक पे नीचे 2 अंक पे ऊपर, तो दशमलव से दशमलव हट गया, बचा 585 बटे में 5850। ठीक है, 585 से 5850 काट दिया, आ गया 10, तो 1/10 और गुणे 5 था तो 5 कर दो। आप 10 का भाग दे दोगे तो आ जाएगा 0.5, तो यही आंसर है 0.5 मोल पर लीटर। तो 2 नंबर का क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तैयार आपको जरूर करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। आप देखो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है H2SO4 का एक नमूना 94% वेट बाई वॉल्यूम है और इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का है, लेकिन ये आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन लगाना आपको सीखना है। तो देखो सिंपल कह रहा है H2SO4 का एक नमूना 94% वेट बाई वॉल्यूम, W/V जो लिखा है इसका मतलब होता है W फॉर वेट, V फॉर वॉल्यूम, वेट बटे वॉल्यूम, मतलब कि वेट का मतलब देखो W फॉर वेट, वेट का मतलब द्रव्यमान होता है, और V फॉर वॉल्यूम अर्थात आयतन। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आपको दिया गया, क्या दिया गया है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, वेट बाई वॉल्यूम का मतलब है W फॉर द्रव्यमान अर्थात वेट और V फॉर वॉल्यूम अर्थात आयतन। हमने आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भैया पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको मस्त तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखो कह रहा है 94% वेट बाई वॉल्यूम, 94% W/V H2SO4 ये आपको दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पे 94% वेट बाई वॉल्यूम H2SO4, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है देखो वेट का मतलब भार क्या होगा, द्रव्यमान का भार कितना होता है ग्राम, तो लिखो 94 ग्राम H2SO4। ठीक है, 94 ग्राम H2SO4 100, और आगे क्या लगा है वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन को मिलीलीटर से प्रदर्शित करते हैं, तो ये 100 मिलीलीटर विलियन में, 100 मिलीलीटर विलियन में, इसका ये मतलब होगा। अगर इतना मतलब समझ गए तो पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, और अगर इतना नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन छोड़ के चले आओगे। ठीक है, आपसे कहा गया 94% W/V H2SO4, तो मतलब इसका 94, देखो W लगा है मतलब ग्राम, तो 94 ग्राम H2SO4, फिर V लगा है मतलब आयतन, तो कितने आयतन में, 100 मिलीलीटर आयतन में या 100 मिलीलीटर विलियन में, इसका ये मतलब सिंपल है, समझो 94% वेट बाई वॉल्यूम, तो 94 ग्राम H2SO4 100 मिलीलीटर विलियन में। इतना समझ में आया। अब आगे कह रहा है 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर क्या है, इसका घनत्व है, तो घनत्व आपको दिया गया है 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर। आप कहा गया इस विलयन की मोललता की गणना कीजिए। कैसे निकालेंगे वो हम आपको समझाएंगे। देखो सिंपल, ये आपको दिया गया है, तो इससे 94 ग्राम H2SO4 आ गया और विलयन का आयतन आ गया ये। अब आपको यहाँ पे घनत्व इतना दिया गया है, तो घनत्व का एक फॉर्मूला होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो यहाँ से घनत्व का फॉर्मूला लगा दो, द्रव्यमान बटे में आयतन
द्रव्यमान बटे में आयतन वाला फॉर्मूला लगाओ और यहाँ पे 1.84 देख लो ध्यान से। घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, हमने लगा दिया और ये उसी तरह। आप सिंपल फॉर्मूला लगा घनत्व का द्रव्यमान बटा आयतन और बराबर यही हो गया। आप देखो द्रव्यमान तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, द्रव्यमान क्या करेंगे यहाँ से निकालेंगे, किसका द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान निकलेगा। तो द्रव्यमान किसका, ये विलयन का, लिख लो चाहे विलयन का है, ठीक है, विलयन का द्रव्यमान है। और बटे में आयतन, आयतन किसका लगेगा, ये 100 मिलीलीटर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर रख लो 100 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर इक्वल टू 1.84 देख लो ध्यान से। घनत्व का फॉर्मूला लगाया, द्रव्यमान बटा आयतन यहाँ पे लग गया। आप देखो बात आती द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान होगा विलयन का और आयतन भी विलयन का होगा, तो विलयन का आयतन 100 मिलीलीटर आपको दिया गया है। तो आप देखो यहाँ से द्रव्यमान बराबर आ जाएगा, द्रव्यमान बराबर आ जाएगा यहाँ से, देखो 100 नीचे है भाग में, उधर चला जाएगा, गुणे में 1.84 गुणे 100, 1.84 का इस 100 से गुणा हो गया, ये आ गया। अब यहाँ से द्रव्यमान निकाल लेते, देखो सिंपल द्रव्यमान आपको निकाल लेना है। द्रव्यमान बराबर आ जाएगा, द्रव्यमान बराबर आ जाएगा, देखो इससे जब सॉल्व करोगे 1.84 में 100 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 184.00। देखो क्योंकि 184 में 100 को गुणा करोगे तो 184 आ जाएगा, लेकिन 2 अंक पे दशमलव लगाना है तो 184.00 या सिंपल लिख लो 184 ग्राम। ये किसका आया है, विलयन का, विलयन का द्रव्यमान निकल के आया है, ठीक है। द्रव्यमान आया किसका, विलयन का। तो आपने विलयन का द्रव्यमान निकाल लिया। मोललता निकालने के लिए विलायक के द्रव्यमान की जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ से विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे। सबसे पहले कुछ नहीं किया हमने, 94% था तो 94 ग्राम H2SO4 100 मिलीलीटर विलयन में। घनत्व तो इतना है, तो घनत्व का फॉर्मूला द्रव्यमान बटे आयतन बराबर 1.84, तो यहाँ से द्रव्यमान है, आयतन का गुणा उधर कर दो, तो 1.84 गुणे 100, तो यहाँ से निकाला 184 ग्राम। आप देखो आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो जब आगे सॉल्व करेंगे तब देखो, अब यहां से इतना तो दिया है हमें, अब हम क्या निकालेंगे, विलायक का द्रव्यमान, क्योंकि विलायक का इसलिए निकालने हमें मोललता निकालनी है, तो निकालेंगे विलायक का द्रव्यमान। ये सारे क्वेश्चन यार इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और लगा नहीं पाता कोई, ठीक है। विलायक का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, विलयन का द्रव्यमान और माइनस विलेय का द्रव्यमान, क्योंकि विलयन में कौन कौन होते हैं, विलेय और विलायक, तो विलायक का द्रव्यमान आएगा विलयन का द्रव्यमान माइनस, और किसका द्रव्यमान होगा, और होगा आपका इस विलेय का द्रव्यमान, माइनस का विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान। ये आपका फॉर्मूला लगेगा, सिंपल समझ लो। आपको विलायक का निकालना है क्योंकि मोललता चाहिए हमें, तो विलायक का आएगा विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। तो यहाँ से विलयन का कितना है, विलयन का 184 आया है और विलेय का आया है 94, 94 पहले ही दिया था, ठीक है। ये है विलयन का और ये है आपका किसका, ये किसका, विलेय का, तो घटा दो, आ जाएगा कितना, 90 आएगा, 90 ग्राम आ गया विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, 90 ग्राम आ गया विलायक का द्रव्यमान। आप सिंपल मोललता का फॉर्मूला लगाओ, निकाल लो। तो चलो लगाते, देखो क्वेश्चन है इसी टाइप के आते हैं, ठीक है। तो मोललता का फॉर्मूला यहां से लगाते हैं, मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार, विलायक का भार, और ग्राम में होगा ये, और ऊपर हो जाएगा 1000 का गुणा, ठीक है, ऊपर हो जाएगा 1000 का गुणा। देख लो ध्यान से, मोललता का फॉर्मूला आपको पता होगा, विलेय के मूल बटा विलायक का भार गुणे 1000। तो इस क्वेश्चन को इधर सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो देखना यहाँ पे सॉल्व करते सिंपल। तो मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल m इक्वल टू क्या आ जाएगा, विलेय के मोल, विलेय के मोल उसी तरह निकलेगा जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन पे निकला था, भार बटा अणुभार, तो भार बटा अणुभार, और बटे में क्या आ जाएगा, विलायक का भार, विलायक का भार निकला 90, और ऊपर क्या होगा यहाँ पे 1000 का गुणा, ठीक है। आप कॉपी पे सही से सॉल्व कर लेना, यहाँ पे देख लो, ये देखो m बराबर, मोललता को m से प्रदर्शित करते हैं इसलिए हमने m लिखा है, m इक्वल टू विलेय के मूल बराबर भार बटा अणुभार, और विलायक का भार कितना है 90 ग्राम, तो 90 रख दिया, ऊपर 1000 का गुणा, इस जीरो से इस जीरो को काट दो, तो m इक्वल टू आ जाएगा भार, भार क्या होगा, विलेय का भार, तो विलेय का भार कितना है, ये 94 ग्राम, तो 94 रखो, बटा अणुभार की बात आती, अणुभार कैसे निकले, तो अणुभार यहाँ पे H2SO4 का निकाल लेते, H2SO4 का अणुभार कैसे निकलेगा पता है, हमने आपको अणुभार निकालना भी सिखाया हुआ है। देखो हाइड्रोजन का होता है कितना, हाइड्रोजन का होता है 1, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। देख लो ध्यान से, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। तो आपको यहाँ से निकालना है कैसे, देखो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 गुणे 2,
क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। देखो 2 हाइड्रोजन तो 1 गुणे 2 प्लस लगाओ। सल्फर का होता है 32, 32 लिखो प्लस लगाओ। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 में कितने ऑक्सीजन 4, तो 16 गुणे 4, इसे जोड़ दो तो कितना आ जाएगा। देखो यहाँ से 16 चौको 64, 2 66, 30 96, 2 98, 98 आ जाएगा इसका अणुभार। आप जोड़ लेना। देखो H2SO4 1 गुणे 2 प्लस 32 प्लस 64, 64 और 32 हो जाएगा कितना 96 और 2 मिला के 98। तो यहाँ पे अणुभार आया 98, तो यहाँ पे लिख दो बटे में 9 गुणे 1000। देख लो यार, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए आपको समझना पड़ेगा। यहाँ 98 तो कितना हो गया, भार तो है 94 हमारे पास विलेय का, अणुभार आया 98 तो 98 हो गया बटे में 9 और गुणे 100, क्योंकि 1 0 तो आपने काट ही दिया है। देख लो 1 0 तो आपने काट ही दिया। तो अब इसको आपको खुद से सॉल्व करना है और इसका जो आंसर आएगा वो हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि अब जगह बची नहीं, देख सकते हो आप। इसे सॉल्व कर लेना यहाँ से, ठीक है। सिंपल इसका जो आंसर आएगा हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 10.65 मोल प्रति किलोग्राम, ये इसका आंसर आएगा। आप सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, देख सकते हो। सिंपल यहां से शुरू हुआ था, देख सकते हो, ठीक है। 2 नंबर पे भी आ सकता है, 3 नंबर पे भी पूछा जा सकता है। तो ये यहां से आपको ऐसे सॉल्व करना है और यहां तक आओगे, फिर इसके बाद यहां सॉल्व है, ठीक है। तो समझ में आया होगा, आशा करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास। तो देखो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, समझाएंगे पूरा, क्योंकि अगर एक एक सॉल्व करके आपको दिखाएंगे तो यार वीडियो शायद 1.5 घंटे तक का भी बन सकता है। तो क्वेश्चन आपको सॉल्व हमने किया है, समझा पूरा देंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार जरूर करना। देखो कह रहा है 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड है पाया गया, ठीक है। ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन कह रहा है और 3 नंबर का पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा 12 ग्राम ग्लूकोज। तो देखो सिंपल जो क्वेश्चन पे दिया वो लिख लो। यहाँ पे 12 ग्राम ग्लूकोज हमने लिख लिया। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, हमने यहाँ लिख लिया C6H12O6 जो कि है विलेय। और फिर कह रहा है 100 ग्राम जल, तो हमने यहाँ पे लिखा 100 ग्राम जल जो कि है विलायक, क्योंकि आपको पता है जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, जो ज्यादा होता है उसे विलायक कहते हैं। फिर कहा गया जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक कितना है 100.34, तो विलयन के क्वथनांक को प्रदर्शित करते हैं टीबी से, तो हमने लिख दिया 100.34, ठीक है। तो ये है क्या, विलयन का क्वथनांक। यहाँ पे चाहे लिख लेना विलयन का क्वथनांक टीबी बराबर 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे कह रहा है ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक को केएफ से प्रदर्शित करते हैं, तो हमें ये निकालना है केएफ बराबर, केएफ क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो सिंपल फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। देखो आपको अगर क्या निकालना है, अगर आपको यहाँ पे बी होगा, ठीक है, केबी, केबी होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। अगर आपको केबी निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकलेगा डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। तो सबसे पहले आपको डेल्टा टीबी की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। सबसे पहले समझो डेल्टा टीबी क्या है। डेल्टा टीबी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, और टीबी क्या है, टीबी है विलयन का क्वथनांक, और टीबी नॉट क्या है, टीबी नॉट है विलायक का क्वथनांक। तो सिंपल देखो जल का क्वथनांक आपको याद कर लेना, जल है विलायक, इसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको याद ही कर लेना, बहुत क्वेश्चन में काम आएगा। जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है, तो सिंपल इसका क्वथनांक यहाँ से 100 रख देना है। और टीबी का क्वथनांक 100.34 दिया था, ठीक है। देख लो टीबी का क्वथनांक क्वेश्चन दिया है 100.34, और जल का याद कर लो 100 होता है, हर क्वेश्चन में काम आएगा, याद कर लो। तो 100 आएगा इसका। आप 100.34 से 100 घटा दोगे तो आ जाएगा 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। आप ठीक है, इतना आ गया डेल्टा टीबी का मान। तो यहाँ से हमने लगाया डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू हो गई 0.34 इक्वल टू केबी इंटू एम। एम क्या है यहाँ पे, एम होती है मोललता। अभी मोललता वाला क्वेश्चन लगाया था, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार और गुणे 1000, तो वही यहाँ पे लगा दो। तो सिंपल इसकी वैल्यू ये है, केबी को तो निकालना ही है। तो भार देखो अब यहाँ पे आएगा विलेय के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार। तो यहाँ पे हो जाएगा भार बटा अणुभार। तो भार कितना है विलेय का, विलेय का भार दिया गया 12 ग्राम, तो 12 रख दो। अणुभार कितना है, अणुभार आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो सिंपल हमने अणुभार को यहाँ पे निकाला हुआ है। देखो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, तो कार्बन का दिया गया 12, हाइड्रोजन का दिया गया 1, ऑक्सीजन का 16। क्वेश्चन पे आपको एग्जाम पे ये याद रखो, टेंशन न लेना, आपको ये ज्यादातर दे ही देता है अणुभार, ठीक है। और जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन का 12 होता है, तो 6 कार्बन तो 12 गुणे 6, हाइड्रोजन 12 तो 1 गुणे 12 प्लस ऑक्सीजन 16 तो 16 गुणे 6। आप सॉल्व कर लोगे आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा 180। तो यहाँ पे भार कितना है आपका, देखो भार है 12 ग्राम, तो 12 रखो। अणुभार कितना रखोगे 180, तो 180 रखा। और विलायक का भार कितना है, विलायक का भार है 100 ग्राम, तो रखो 100 ग्राम।
आप देखो सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर 1000 का गुणा, देख लो भार है विलेय का 12 और अणुभार 180 और विलायक का 100 गुणे 1000। 100 से 1000 को काटोगे आ जाएगा 10। तो यहाँ पर से 0.34 इक्वल टू के बी इंटू 12/180 और गुणे 10। ठीक है, देख सकते हो 12/180 गुणे 10। आप इसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा तो नीचे बचेगा 18। ठीक है, आप के बी इक्वल टू निकालोगे तो ये 18 का इधर गुणा हो जाएगा और 12 का हो जाएगा भाग। तो के बी इक्वल टू 0.34 गुणे 18 और बटे में 12। सॉल्व कर लो 0.51 आएगा। ठीक है, 0.51 इसका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, तैयार जरूर करना। ठीक है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसलिए आपको इस टाइप से बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दे। तो आपको पता है यार, जितना बड़ा वीडियो होगा उतना ज़्यादा डाटा लगेगा। ठीक है, तो डाटा की दिक्कत होती है इसलिए आपको पूरा बता दे रहे हैं, लेकिन आपको तैयार करना है, अपनी पूरी मेहनत है और आपको भी पूरी मेहनत करनी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखते क्वेश्चन नंबर 4। आप देखो देखते क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 4 मार्क्स का पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो इस क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। कह रहा है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। आपको क्या क्या दिया गया, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। आपको दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना वो देखो, सिंपल आपको क्या लिख लेना है, 72 ग्राम जल तो जो दिया वही लिख लो। सिंपल 72 ग्राम जल, जल को कहते हैं H2O, इसका सूत्र होता है। और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, तो सिंपल 92 ग्राम ये है। अब आपको क्या करना है, दोनों के अणुभार को निकाल लेना है। सबसे पहले जल का अणुभार निकालो। देखो हमने यहाँ से जल का अणुभार निकाला है। हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। तो 1 गुणे 2 मतलब 2 हाइड्रोजन, तो 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 1 गुणे 2 प्लस 16 बराबर हो गया जल का अणुभार 18। इसी प्रकार से एथिल अल्कोहल का निकालोगे तो एथिल अल्कोहल का देखो निकालेंगे यहाँ से, तो कार्बन का होता है 12, तो 12 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 1 गुणे 5 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस ये वाला हाइड्रोजन का 1 जोड़ दोगे आ जाएगा 46। बस ये याद रखो, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो मस्त तरीके से रखोगे आ जाएगा 46। तो यहाँ से आ जाएगा आपका अणुभार। ठीक है, जल और एथिल अल्कोहल का। तो देखो अगर अणुभार निकालना नहीं आता तो वीडियो बनी हुई है मस्त तरीके से, ट्रिक से हमने आपको अणुभार निकालना सिखाया है। तो वो वीडियो जरूर देख सकते हो जाके, क्योंकि यार देखते हो हर क्वेश्चन में काम आता है। तो अणुभार निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप देखो सिंपल हमें क्या क्या निकालना है, एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मतलब आपको जल का भी मोल प्रभाज ज्ञात करना है, एथिल अल्कोहल का भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जल के मोलों की संख्या निकालनी। मोलों की संख्या का फॉर्मूला पता है ना, जल का भार बटा जल का अणुभार। तो जल का भार दिया गया 72, तो 72 रखो। जल का अणुभार हमने यहाँ से निकाला 18, इसीलिए अणुभार निकाला था क्योंकि मोलों की संख्या में जरूरत पड़ेगी। तो 72/18 आ गया 4। ठीक है, अब इसी प्रकार से एथिल अल्कोहल का मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल का भार बटे एथिल अल्कोहल का अणुभार। तो एथिल अल्कोहल का भार है 92 ग्राम, तो 92 रख दो। और अणुभार कितना निकाला 46, तो 92/46 सॉल्व करोगे 46 का भाग दे दो आ जाएगा 2। अब बात आती जल का मोल प्रभार निकालो, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभार निकालो। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाओ, जल का मोल प्रभार बराबर H2O के मोल बटे में जल के मोल बटे में एथिल अल्कोहल के मोल। देखो मोल प्रभार का सिस्टम समझो कैसे निकाला जाता है। जिस चीज का मोल प्रभार निकालो सबसे पहले ऊपर में उसके मोल रखो और बटे में जो जो विलियन में हो उसके मोल रखो। देखो जैसे जल का निकालना है, हमने ऊपर रखा जल के मोल और फिर बटे में क्या रखा, जल के मोल और प्लस कौन है इसमें, एथिल अल्कोहल, इन दोनों के। और फिर जब एथिल अल्कोहल का निकालना हो देखो, तो ऊपर रखो एथिल अल्कोहल के मोल और नीचे इन दोनों को जोड़ दो। सिंपल। ठीक है, अगर जल का निकालना तो जल के मोल बटे में दोनों के मोलों को जोड़ दो, और एथिल अल्कोहल का निकालना तो ऊपर रखो एथिल अल्कोहल के बटे में नीचे दोनों को जोड़ दो। तो वही चीज किया, सिंपल जल के मोल बटे में जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल। तो जल के मोल है 4, तो 4 रखो, और बटे में इसका भी है 4, तो 4 रखो, और एथिल अल्कोहल का है 2, तो 2 रखो। तो 4/4 + 2 सॉल्व करोगे आ जाएगा 2/3। ठीक है, इसी प्रकार एथिल अल्कोहल में सबके मान रख दो। एथिल अल्कोहल का था 2, तो 2 रखा, जल का है 4, तो 4 रखा, इसका है 2, तो 2 रखा। तो 2/6 आ जाएगा, निकालोगे 1/3। तो इस टाइप से आप मोल प्रभार निकाल सकते हो। देखो क्वेश्चन आपको पूरा लगवा सकते हैं लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा, तो इसलिए थोड़ा मैनेज करो। आपको वैसे भी पूरा समझा ही रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 4 नंबर का पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आप देखते क्वेश्चन नंबर 5। तो देख सकते हो भैया अब की वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा खतरनाक है, 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, देख सकते हो क्वेश्चन कह रहा है चीनी का जल में बना एक 5% भारानुसार विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन के हिमांक की गणना कीजिए, शुद्ध जल का हिमांक इतना है। देखो ये क्वेश्चन 4 से 5 नंबर पे पूछा जाता है।
क्वेश्चन का मतलब समझ जाओगे तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कह रहा है चीनी का जल में बना 1 विलयन 5% है, विलयन का हिमांक इतना है। तो पहले बात हुई है चीनी के जल में विलयन की, उसके बाद बात हुई है ग्लूकोज के जल में 5% विलयन की। तो आपको ग्लूकोज वाले विलयन का हिमांक ज्ञात करना है। तो ग्लूकोज वाले विलयन का हिमांक ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो ऊपर दिए गए चीनी का विलयन, इस पे आपको पूरा सॉल्व करना होगा। उससे आपको KF की वैल्यू निकालनी होगी। अब जब KF क्या है, KF है हिमांक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। या आप कह सकते, सॉरी, हिमांक अवनमन, हिमांक में अवनमन होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है। तो हिमांक अवनमन स्थिरांक आपको देखो कह रहा है ना हिमांक की गणना करो, तो उसके लिए आपको हिमांक अवनमन स्थिरांक KF का मान निकालना होगा। कैसे निकालना वो समझ रहे हैं, देखो सिंपल, चीनी का विलयन कितना है, चीनी का जल में विलयन है 5% भार अनुसार, हमने वही लिखा। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, 5 ग्राम क्या चीनी, चीनी का सूत्र होता है देख लो C12H22O11, ठीक है। तो 5 ग्राम चीनी अर्थात सूत्र है C12H22O11 कितने विलियन में, 100 ग्राम विलियन में। जैसे अभी तक करते आ रहे हो वही चीज है कि 5 ग्राम चीनी 100 ग्राम विलियन में। तो ये विलियन का भार निकल के आया, ये भार निकल के आया किसका, ये किसका भार है, ये है विलेय का, जो कि ये चीनी का सूत्र। आपको इसलिए क्या कर लेना, विलेय का अनुभार निकाल लेना है C12H22O11 का। कार्बन का होता है 12, तो 12 गुणे 12, हाइड्रोजन का 1, तो 1 गुणे 22 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 16 गुणे 11, 12 12 में 144, 22 प्लस 16 गुणे 11 176 आएगा। सॉल्व कर लोगे 342 आ जाएगा चीनी का अणुभार, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा था विलियन का हिमांक 271 केल्विन है, तो विलियन के हिमांक को TF से प्रदर्शित करते हैं, तो ये है 271 केल्विन। फिर लास्ट पे दिया गया शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है। तो शुद्ध जल का हिमांक, जिसे जल का हिमांक क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। तो जल क्या है TF नॉट, ये कितना है 273.15। तो सबसे पहले आपको, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था जिसमें क्वथनांक वाला था डेल्टा TB बराबर TB माइनस TB नॉट लगाया था, इसमें इसी तरह से हिमांक वाले पे लगेगा डेल्टा TF बराबर TF नॉट माइनस TF। इससे आपको इसको घटा देना है, जिससे आपका जो ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। ये आ जाएगा 2.15। ये किसके लिए आया, ये आया है अभी आपका चीनी वाले विलयन के लिए, और हमें ग्लूकोज वाले विलयन के लिए निकालना है हिमांक। तो वही चीज है, यही इसी का मान निकालना है चीनी के, सॉरी इसके विलयन के लिए, 2 विलयन है ना, ग्लूकोज के लिए आपको निकालना है, चीनी के लिए निकला है, ठीक है। तो दोनों को समझना, कंफ्यूज थोड़ा ना होना, देख लो, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूला लगा डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू एफ। तो डेल्टा TF की वैल्यू आई 2.15, KF ये रख गया। एम क्या है यहाँ पे, एम है मोललता, मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार, ठीक है। तो वही चीज है, इसका मान रखा 2.15, KF की वैल्यू ये। आप देखो मोललता, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार होता है ना मोलों की संख्या, तो विलेय का भार है 5, तो 5 रखा, अणुभार कितना निकाला, ये 342, तो 342 रखा। और नीचे क्या आएगा, विलायक का भार। देखो विलायक का भार कैसे निकलेगा, विलायक का भार ये जो है, ये है विलेय का भार, ये जो है विलयन का। विलायक का निकालने के लिए आपको 100 से 5 घटाना होगा, मतलब विलयन के भार से विलेय के भार को घटाना होगा, आ जाएगा 95 ग्राम। इस 95 ग्राम को आपको यहाँ पे रखना है। देखो 2.15 बराबर KF इंटू 5 बटा 342 था, 342 आगे नीचे हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था 100 माइनस 5, या आप डायरेक्ट 100 माइनस 5 यहाँ पे पहले ही करके 95 लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 95 आएगा, 95 का 342 से गुणा और गुणे में 1000, ठीक है। आप देखो क्या होगा, यहाँ से अगर हम KF का मान निकाले तो KF को यही रखो, जो इधर नीचे वाले इसे ऊपर भेज दो, तो 2.15 गुणे 95 और गुणे 342 और बटे में 5 गुणे 1000, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1, जो हमने आपको कहा था। देखो सबसे पहले वाला ही केवल अभी लगा है, ठीक है। इसको लगा के आपको KF की वैल्यू निकाल लेनी है। जब KF की वैल्यू निकाल आएगी तो जानते हो क्या करना है, तब आपको कुछ नहीं करना, ये ग्लूकोज वाला लगाना है और उसी में KF की वैल्यू रख देनी है, और ग्लूकोज के लिए हिमांक डेल्टा TF का मान निकाल लेना है। सिंपल समझो, आपने चीनी वाला विलयन लगाया और उससे KF का मान बस निकाला है, कुछ नहीं किया, केवल KF का मान निकाला है, इतना हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे यार नोट कर लो, तो फिर आपको इसका, ये जो आगे का क्वेश्चन है ना, इसका निकाल के दिखा देते हैं। आप देखो आगे का क्वेश्चन समझो, आगे कहा गया ग्लूकोज के जल में 5% विलयन। तो लिखो यहाँ से ग्लूकोज, 5 नंबर का क्वेश्चन है यार, ये भी याद रखना है, इसलिए बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ग्लूकोज का, उसी के आगे से लिख रहे हैं ग्लूकोज का जल में 5% विलयन, ठीक है। तो जब ग्लूकोज का भी 5% विलयन, वो भी कैसा, भारानुसार, तो इसे भी लिख सकते हो 5 ग्राम ग्लूकोज, फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का C6H12O6,
कितने विलियन में? 5 ग्राम ग्लूकोज कितने विलियन में हो जाएगा? 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में, ठीक है। 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलियन में। आप देखो जब 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलियन में हो जाएगा तो इसमें से भी सबसे पहले यार मोललता निकालो, क्योंकि मोललता बार बार जरूरत पड़ती है। मोललता एम बराबर निकालो विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार बटे में विलायक का भार गुणे 1000, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार बटे में कैपिटल डब्ल्यू मतलब विलायक का भार और गुणे 1000, इसे कैपिटल कर लो इस टाइप से, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। तो सबसे पहले इसका अणु भार निकालो C6H12O6 का। तो कार्बन का 12 तो 12 गुणे 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे 12 ऑक्सीजन का 16 गुणे 6, सॉल्व करो 16 छक्का 96 98 108 आ जाएगा 180 आएगा जाके 180, ठीक है। 180 आ जाएगा अणु भार इसका। तो सिंपल यहाँ से आप सॉल्व करो आगे। तो m इक्वल टू स्मॉल w मतलब विलेय का भार कितना 5 ग्राम तो 5 रखो बटे में इसका 180 तो 180 रखो बटे में कैपिटल W कहाँ है? ये विलियन का, यहाँ से विलायक का निकालो, जैसे उसमें निकाला था ना वैसे इसमें विलायक का कितना निकल के आएगा 100 माइनस 5 बराबर 95 ग्राम। जैसे उसमें क्या सेम करना है 100 माइनस 5 95, यहाँ रखो 95 गुणे 1000। सॉल्व करो इसे भैया, कितना आएगा m इक्वल टू देखो कितना आएगा, जो आ रहा है लिखो 5 गुणे 1000, 5 गुणे 1000 बटे 180 गुणे 95, 180 गुणे 95, ये आ गई मोललता, ये आ गई मोललता। देख लो सिंपल 5 गुणे 1000 बटे 180 गुणे 95, ठीक है। इतनी आई मोललता। आप फॉर्मूला लगाओ, देखो हमें निकालना क्या है इस वाले ग्लूकोज वाले विलियन के हिमांक। तो डेल्टा TF बराबर फॉर्मूला लगाओ KF इंटू एम, KF इंटू एम, ये वाला फॉर्मूला लगाओ डेल्टा TF बराबर KF इंटू एम। तो देखो डेल्टा TF तो हमें निकालना है, ये विलियन का हिमांक है, डेल्टा TF निकालना है। आप KF की वैल्यू क्या है ये इसी को रखो 342, देखो थोड़ा कहीं बड़ा बड़ा लिखे यार तो समझ में आए। देखो डेल्टा TF इक्वल टू 342 गुणे 95 गुणे 2.15 बटे में 5 गुणे 1000, ये वैल्यू रखी हमने इसकी। आप m की वैल्यू रखो, m की वैल्यू आएगी 5 गुणे 1000 बटे 180 गुणे 95। बस अब इसको सॉल्व कर लो पूरा आंसर आ जाएगा। देख लो KF की वैल्यू ये है, m की वैल्यू ये है। आप जो जो कट रहा हो काट पीट लो। देखो यहाँ से ये 95 ऊपर है, नीचे 95 काट दो, ये नीचे 1000 ऊपर 1000 काट दो, यहाँ नीचे 5 ऊपर 5 काट दो, बचा क्या डेल्टा TF इक्वल टू 342 गुणे 2.15 बटे 180। देख लो 342 गुणे 2.15 बटे 180, बस इतना सॉल्व कर लो भैया, आंसर आपका आ गया है, ठीक है। इतना सॉल्व कर लो, ठीक है। इसका जो मान आएगा वो आएगा 4.085, इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। 4.085। आप क्या कह रहा था विलियन का हिमांक, तो यार एक चीज गड़बड़ बता दी हमने। ये जो डेल्टा TF आया ये आया है, ये किसका हिमांक आया है? ये आया हिमांक में औनमन। आपको निकालना है विलियन का हिमांक। विलियन का हिमांक का मतलब समझते हो? विलियन का हिमांक का मतलब TF का मान निकालना है यार, ये चीज अभी गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो TF का मान कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अभी केवल किसका निकला हिमांक में औनमन। तो यार क्वेश्चन बहुत बड़ा है, भले कंफ्यूजन हो रही हो लेकिन आपको फिर से वीडियो मतलब थोड़ा क्वेश्चन को समझना, उतने से फिर आप स्टार्ट कर लोगे तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। बड़े क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे, अगर यहाँ से ही समझ के जाओगे और पेपर में आ जाएंगे तो खुद से कर लोगे यार, ठीक है। अभी छोड़ के चले जाओ या तो फिर पेपर में आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इतना स्क्रीनशॉट लो, डेल्टा TF का मान निकल चुका है, ठीक है। सिंपल डेल्टा TF की वैल्यू आई थी हमने यहाँ लिखी। अब आपको निकालना है क्या विलियन के हिमांक मतलब ये TF का मान निकालना है, ठीक है। तो ये चीज गड़बड़ कर दिया था, थोड़ा ध्यान रखना नाम से। विलियन का हिमांक मतलब ये, और ये जो डेल्टा TF इसका नाम होता है हिमांक में औनमन। तो डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। तो डेल्टा TF की वैल्यू ये है 4.085। TF नॉट की वैल्यू आपको ये दी गई है 273.15। TF निकालना है तो TF को कर लो इधर, तो माइनस वाला आ जाएगा प्लस में और ये प्लस का उधर चला जाएगा माइनस में। तो इसमें से ये घटा दो, आ जाएगा 269.07 केल्विन। ये हो गया आंसर। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था लेकिन 5 नंबर 4 नंबर पे पूछा जाएगा तो यार बड़ा ही तो होगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो एकदम आसान लगेगा, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अभी बचे 5, ठीक है। 5 बचे, लेकिन यार आपको एक एक क्वेश्चन को तैयार करना है। किसी क्वेश्चन को अगर छोड़ दोगे कहीं ऐसा ना हो आपके एग्जाम में भी आ जाए, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। और बात करें यार ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा जा चुका है, ठीक है।
तो देखो क्वेश्चन पढ़ो, भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। आपको भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट का विलयन दिया गया है, उसकी मोललता की गणना करनी। कैसे कर सकते हो, देखो सिंपल क्या करना है, आपको जो दिया हो वही लिख लो। भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट, तो पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2CO3। तो भारानुसार कह रहा था इसलिए लिखा भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट। और भारानुसार का मतलब समझते हो, मतलब कि द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है। तो सिंपल है, 20% क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट का द्रव्यमान प्रतिशत है। तो वही यहाँ पे हमने लिख दिया। इसका क्या मतलब होगा, 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट 100 ग्राम विलयन में। ठीक है, सिंपल 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट 100 ग्राम विलयन में। 30% होता तो 30 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट 100 ग्राम विलयन में। 40% होता तो विलयन का भार वही रहेगा 100 ग्राम, और यहाँ पे जितने परसेंट हो वो इसका ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो 20 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट अर्थात ये पोटेशियम कार्बोनेट का क्या है, भार है, और 100 ग्राम क्या है, विलयन का भार है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट का अणुभार निकाल लेते हैं। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मोललता निकालने के लिए आपको जब मोलों की संख्या निकालोगे तो अणुभार की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए निकालेंगे। तो सिंपल देखो यहाँ से क्या करते हैं, K2CO3 का अणुभार, यहाँ से आपको पोटेशियम का 39 दिया गया है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। तो पोटेशियम का 39 होता है, 2 पोटेशियम तो 39 गुणे 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणे 3, हल कर लोगे तो आ जाएगा 138। ठीक है, इसका अणुभार 138 आ जाएगा। आप देखो मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, क्योंकि मोललता के फॉर्मूले में यूज आएगा। तो मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटा अणुभार। किसका भार, विलेय का, क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या निकालोगे तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। ठीक है, तो विलेय का भार कितना है, यहाँ पर से 20 ग्राम तो रखो 20, अणुभार कितना है, अणुभार ये निकाला 138, तो 138 रखा, 20 बटा 138 आ गया। अब बात आती मोललता के फॉर्मूले की। तो मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार और गुणे में 1000। ठीक है, अभी आपको पहला क्वेश्चन जो किया था उसमें था मोललता वाला, तो उसी तरह विलेय के मोल बटा विलायक का भार गुणा 1000। तो अब बात आती विलायक का भार। हमें विलेय का भार पता है, विलयन का भार पता है, तो यहाँ से निकालते विलायक का भार कितना आ जाएगा, विलयन से विलेय को घटा देंगे, अर्थात 100 से 20 को घटा दो तो विलायक का भार आ जाएगा 80 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे रख देना, देखो विलेय के मोलों की संख्या 20 बटा 138 रख दो। विलायक का भार कैसे निकाला, सिंपल विलयन से विलेय को घटा के, अर्थात 100 से 20 घटाया 80, 80 रख दिया गुणे 1000। ठीक है, आप इसे सॉल्व करो तो 20 बटे में 138, देखो ये 138 जो है इधर नीचे आ जाएगा, तो 138 गुणे 80 और गुणे में 1000। देख लो ध्यान से, 20 गुणे 1000 बटे में 138 गुणे 80। अब इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका जो मोललता आएगी वो आएगी 1.8 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, आपको इसे मस्त तरीके से सॉल्व कर लेना। सिंपल देखो 20 चौको 80 कर दोगे 4 आ जाएगा, फिर 4 से काटोगे आ जाएगा 250, और आसानी से आप भाग दे दोगे तो 1.8 मोल पर केजी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चलते देखो चैप्टर 1 विलियन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते जो आपके 6 तक थे। अब अगला चैप्टर हमारा विद्युत रसायन, उसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल एग्जाम पूछा जाता है, तो उस चैप्टर का भी एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आप देखो ये क्वेश्चन जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और 3 नंबर का ही पूछा जा चुका है, ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। आपको ये एक सेल दिया गया है, देख सकते हो ये पूरा। ठीक है, देख सकते हो Cu से Cu2+ बनता है और उसकी सांद्रता 1 मोलर है। Ag+ से Ag बनता है और उसकी सांद्रता भी 1 मोलर है। और आपको यहाँ पे E0 जो Cu2+ से Cu है वो 0.34 वोल्ट दिया है। E0 Ag+ से Ag जो है वो 0.80 वोल्ट दिया गया है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है विद्युत वाहक बल। कैसे निकालोगे, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है यार, तैयार आपको जरूर करना है। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसकी अभिक्रिया को समझना होगा। कौन सी अभिक्रिया कैथोड पर हो रही है, कौन सी अभिक्रिया एनोड पर हो रही है। तो देखो सिंपल हमने यहाँ पर किया, देखो ये जो जैसे था Cu2+ से बन रहा है Cu, यहाँ से भी समझ लो, यहाँ से समझो। देखो Cu से क्या बन रहा है, Cu2+ Ag+ से बन रहा है Ag। ठीक है, तो Cu से Cu2+ कैसे बन सकता है, देखो Cu से Cu2+ तब बनेगा जब वह 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। देखो अगर किसी भी, देखो जैसे Cu है, Cu के ऊपर अगर 1+ लगा हो तो मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला या 1 इलेक्ट्रॉन का दान किया। अगर Cu के ऊपर 2+ लगे हो, ठीक है, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉनों का दान किया। इसी प्रकार Ag के प्लस 1+ लगा, मतलब उसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन का दान किया। ठीक है,
तो इसका मतलब ये होता है तब प्लस लगता है जाके। तो यहाँ पे यही है, जैसे Cu से Cu2 प्लस हो रहा है तो मतलब Cu ने 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला तब जाके कहीं Cu2 प्लस बना। और जब इलेक्ट्रॉनों का दान होता है तो वह क्रिया कौन सी होती है, एनोड की, ठीक है, सॉरी ऑक्सीकरण क्रिया होती है। देखो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है या इलेक्ट्रॉन का दान होता है तो वो एनोड की अपक्रिया होती है, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तब वह कैथोड की अपक्रिया होती है। तो सिंपल Cu ने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग किया और Cu2 प्लस बनाया, और ये कौन सी अपक्रिया हुई, ऑक्सीकरण। तो जब आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहे हैं तो जो आपको डेनियल सेल हमने पढ़ाया था उसमें बताया था जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी किए जाएंगे। तो इसी प्रकार ये जो Ag प्लस है, ये देखो सिंपल Ag प्लस तो था, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता और Ag बनाता, लेकिन हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा यहाँ करेंगे, 2 का गुणा यहाँ करेंगे, 2 का गुणा यहाँ करेंगे, तो बन जाएगा 2 2, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं ना, तभी तो रिएक्शन हमारी बैलेंस होगी। तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, और जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो ये कौन सी क्रिया होगी, कैथोड की। देख लो 2Ag प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया तो ये अभिक्रिया कहलाई कैथोड की, और ये ऊपर वाली थी एनोड की। आप देखो आपको अभिक्रिया ज्ञात करनी तो सिंपल देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर, दोनों को काट दो क्योंकि इधर भी सेम इधर भी सेम। इधर क्या बचा, Cu, और इधर प्लस 2Ag प्लस, और इधर Cu2 प्लस और प्लस का 2Ag, ठीक है। अगर आप अभिक्रिया समझ गए तो पूरा क्वेश्चन आसान लगेगा, क्योंकि मेन चीज यही है कि कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है और एनोड पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ये पहचानना, ठीक है। तो सिंपल कैथोड पे ये वाली हो रही है और एनोड पे हो रही है ये वाली, और अभिक्रिया पूरी जो हो रही है वो हो रही है ये। आपको निकाला विद्युत वाहक बल, तो आपको नष्ट का समीकरण याद होना चाहिए। नष्ट का समीकरण याद है तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। नष्ट का समीकरण होता है इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन और लॉग एम एन प्लस। देखो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एम एन प्लस। ये पूरा फॉर्मूला होता है नष्ट का, ठीक है, नष्ट की इक्वेशन है ये। तो सिंपल एक बार आपको इस Cu के लिए निकालना होगा, एक बार इस Ag के लिए निकालना होगा। तो देखो हमने सबसे पहले Ag के लिए निकाला, तो जहां जहां E है वहां केवल Ag लगा दिया है, तो Ag ई नॉट Ag और 0.0591 अपॉन एन और लॉग Mn प्लस का मतलब वही जो Cu2 प्लस या Ag प्लस जो भी आपके पास आयन हो वही रख देना है। तो हमने यहाँ पे Ag प्लस रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो Mn प्लस था, यहाँ Ag प्लस रखा और इस वाले पे Cu2 प्लस रखा, ठीक है। आप देखो जो जो वैल्यू दी गई, ई नॉट एजी की वैल्यू ये है आपको, ये देखो ई नॉट एजी 0.80 वोल्ट हमने रख दिया, फिर 0.0591। अब बात आती एन क्या है, एन होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, प्लस का 1 लगा है तो इसमें आपको सिंपल +1 ही रख देना है, ठीक है। इसकी जगह आपको यहाँ पे ये एन की जगह क्या रख देना, 1। क्यों रखा, क्योंकि इस पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसमें हमने +1 रख दिया सिंपल एन की जगह। और इसमें देख लो यहाँ पे 2 प्लस लगा था इसलिए हमने एन की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और Ag प्लस की वैल्यू कहाँ से आई, देखो ये Ag प्लस की सांद्रता कितनी दी गई, 1 मोलर, तो हमने यहाँ पे 1 मोलर रख दिया। अब इसे सॉल्व करोगे 0.80 0.0591 अपॉन 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, इसका मान ही होता है 0। log 1 जो है इसकी वैल्यू होती है 0, तो इसको 0 रख दोगे। आप जब 0 का इससे गुणा होगा तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, और Ag इक्वल टू आ जाएगा 0.80 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे समझ में हुआ क्या, सिंपल कुछ नहीं हुआ। देखो log 1, यहाँ 1 आया था, 1 क्यों आया, क्योंकि 1 इसकी सांद्रता थी, 1 रखा तो log 1 की वैल्यू होती 0, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 रख दी, 0 का गुणा हो गया तो बचा केवल इतना ही। अब इसी प्रकार से Cu के लिए निकालो, तो E यहाँ पे Ag की जगह Cu रख दो, तो Cu इक्वल टू ई नॉट Cu माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग Cu2 प्लस, ठीक है, जैसे Mn प्लस था यहाँ पे Cu2 प्लस है, देख सकते हो Cu2 प्लस, तो Cu2 प्लस रखा। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 0.34 रख दो। अब n का मान कहां से आएगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 रख दो, लॉग आप Cu2 प्लस का कहाँ है, देखो 1 मोलर, इसके भी सांद्रता है, इसकी भी 1 मोलर, इसकी भी 1 मोलर, तो यहाँ भी 1 मोलर रख दो। अब बात आती फिर से log 1 की, तो log 1 की वैल्यू वैसे भी 0 होती, तो इसका मान जब 0 हो जाएगा और 0 का इस पूरे पद से गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा और बचेगा केवल इतना ही, ठीक है। जैसे ऊपर था देखो 0 का कितनी भी बड़ी संख्या से गुणा कर दो वो 0 ही होना है, तो इसलिए ये क्या हो गया, 0 हो गया और बचा केवल इतना ही, ठीक है। तो ये आ गया आपका ECU, ये है क्या, इसे कहते हैं आपका क्या, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन विभव। ये जो ई नॉट लगा है मानक इलेक्ट्रॉन विभव है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विभव। और ये किसके लिए निकला, Cu के लिए, तो Cu पे कौन सी अभिक्रिया थी, एनोड, और Ag प्लस पे कौन सी थी, कैथोड, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख भी दिया कैथोड एनोड। अब बात आती है विद्युत वाहक बल कैसे निकलेगा, तो सेल का विद्युत वाहक बल E सेल इक्वल टू फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है। कैथोड माइनस एनोड, कैथोड पे कौन सा है, Ag, आप चाहे यहाँ पे Ag और Cu न लिख के कैथोड और एनोड भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो
कैथोड माइनस एनोड, ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे Cu और Ag जैसे लिखा था वैसे भी लिख सकते हो। तो सिंपल कैथोड वाले की वैल्यू 0.80, इसकी 0.34, घटा दोगे 0.46 वोल्ट आ जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यार विद्युत रसायन का, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। इस टाइप से आपको एक सेल अपक्रिया दे दी जाएगी और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तैयार कर लेना। आप बढ़ते हम लोग अगले चैप्टर की तरफ, रासायनिक बलगतिकी, उसके भी देखो 7 नंबर तक हो गए न्यूमेरिकल, 3 न्यूमेरिकल बचे, वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक न्यूमेरिकल, तो चलो उनको भी देखते हैं। आप देखो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 नंबर का पूछा था, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। मतलब आपको यह सिद्ध करना है कि जो 3/4 अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय होता है, वो अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का क्या होता है, 2 का गुना होता है, 2 गुना होता है, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ से लिखा सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, वो लिखा 3/4 पूर्ण करने में लगा समय 2 गुना, अर्थात 2 का गुणा, 2 गुना मतलब 2 का गुणा अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय। हमें यही सिद्ध करके दिखाना है, जो 3/4 पूर्ण करने में लगा समय है वो 2 गुना होता है अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का। तो कैसे सिद्ध करेंगे वो समझो। सिंपल, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, और एक चीज जरूर याद रखना, यहाँ पे दिया गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये अगर याद कर लोगे तो आपको फॉर्मूले दोनों पता चल जाएंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया के फॉर्मूले, ठीक है। क्या फॉर्मूले होते हैं वही, क्योंकि उसी से लगेगा। तो 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10 A अपॉन A माइनस एक्स, ये होता है आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला, ठीक है, समय और वेग स्थिरांक के बीच, ठीक है। तो सिंपल, हमने यहाँ पे 3/4 समय, तो हमने 3/4 करके लगाया, T 3/4 इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10 A अपॉन A माइनस एक्स। अब बात आती इस A की वैल्यू कैसे है, X की वैल्यू कैसे है। A जो होती है वो होती है प्रारंभिक सांद्रता, X होती है आपका T समय बाद वाली सांद्रता। तो सिंपल हमने यहाँ से माना A इक्वल टू 100, आपको इसी तरह से मानना है, माना A इक्वल टू 100, मतलब A बराबर 100। जब A 100 होगा तो X क्या होगा, X होती T समय बाद, तो कितने समय बाद, 3/4 समय बाद। तो X क्या हो जाएगा, इस 100 का 3/4, अर्थात इसे काटोगे, देखो कैंसिल कर लो, 4 से काटो 100 को, 25, और 25 का गुणा 3 से करोगे आ जाएगा 75। ध्यान से समझो क्या कह रहे हैं। सिंपल, आपको A को मान लेना 100 के इक्वल, X क्या आ जाएगा 100 का 3/4, क्योंकि T समय बाद की होती है X, इसलिए 3/4, तो 100 गुणे 3/4, सॉल्व कर लो आ जाएगा 75। अब बात आती A माइनस एक्स की, तो A माइनस एक्स कैसे निकलेगा, A की वैल्यू 100, X की वैल्यू 75, घटा लो A माइनस एक्स आ गया 25। आप सिंपल इस फॉर्मूले पे ये सारी वैल्यू रख दो, तो T3/4 इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10, A की वैल्यू कितनी है 100, 100 रखो, A माइनस एक्स की वैल्यू कितनी, ये रही 25, 25 रखो। अब आगे सॉल्व करोगे तो देखो 25 से काटो, 25 चौको 100, तो T3/4 इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10, और यहाँ पे आ गया 4, ठीक है, क्योंकि 25 चौको 100 हमने यहाँ से काट दिया है, ये 4 है, ठीक है। आप जब आगे सॉल्व करोगे यहाँ पे देखो T3/4 इक्वल टू 2.303 अपॉन के, आप ये जो 4 है आप इसे लिख सकते हो ऐसे, log 2 की पावर 2, एक स्टेप यहाँ पे बीच में चाहे इतना तो बढ़ा लेना है, T3/4 इक्वल टू इतना, यहीं तक लिखना है 2.303 अपॉन के, और आगे लिखना लॉग बेस में 10 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2। देखो 2 की पावर 2 को आप क्या लिख सकते हो, मतलब 2 की पावर 2 होगी तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 ही तो होता है, तो सिंपल इसकी जगह क्या आएगा, 4 ही तो आएगा, तो वही चीज तो लिखा हुआ है। आप देखो लॉग का एक फॉर्मूला होता है, लॉग m की पावर n बराबर होता है n log m, ठीक है, n log m, ये लॉग का फॉर्मूला होता है, लॉग m की पावर n बराबर n log m। तो सिंपल, जब लॉग m की पावर n बराबर n log m होता है तो m की पावर n की जगह यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, देख लो ध्यान से, ये 10 जो होता है बेस में यहाँ पे नीचे होता है, ठीक है, 10 जो होता है ये छोटा सा यहाँ पे लगा होता है ये, और यहाँ पे 2, देख लो ध्यान से, 2 की पावर 2 m की पावर n के टाइप का, तो 2 की पावर 2 की जगह क्या लिख दोगे 2 log 2, इसलिए हमने यहाँ पे 2 की log 2 किया इस फॉर्मूले से, log m की पावर n बराबर n log m से, ठीक है, ये सिंपल सा किया है। तो यहाँ से 2 log 2 आया। अब बात आती है log 2 की, log 2 की वैल्यू कहाँ से निकले, तो log 2 का मान जानते हो क्या होता है 0.3010, यहाँ पे रख दो log 2 की वैल्यू 0.3010, तो T3/4 इक्वल टू 2.303 अपॉन के 2 इंटू लॉग 2 की वैल्यू आ जाएगी 0.3010।
आप आगे सॉल्व करो। T3/4 इक्वल टू, देखो इससे इसका वाले का गुणा इससे कर दोगे तो आ जाएगा 0.693। एकदम आसान तरीका बता रहे हैं। 2.303 का 0.3010 से गुणा करो 0.693। अब बटे में क्या है k और गुणे में है 2। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। इस यहाँ पे सॉल्यूशन थोड़ा देख लेना, ठीक है। अब बात आती है अर्ध क्रिया पूर्ण करने में लगा समय। तो प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए जो अर्धायु काल का फॉर्मूला होता है वो होता है T1/2 इक्वल टू 0.693 अपॉन k। यही फॉर्मूला सिंपल लगा दो और इसे मान लो समीकरण नंबर 2। क्योंकि आपको 3/4 पूर्ण करने में लगा समय निकालना था, हमने निकाल लिया। अर्ध अपक्रिया का निकालना है तो यही आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूला ही होता है। आप क्या करो, समीकरण 1/2 मतलब समीकरण 1 में 2 का भाग कर दो। तो समीकरण 1 में T3/4 और इसमें T1/2। अब ऊपर क्या है 0.693 बटे k इंटू 2 देख लो, और नीचे 0.693 बटे के। अब ये 0.693 बटे के और ऊपर भी कट जाएगा, बचेगा केवल 2। तो 2 का इस T1/2 से गुणा होगा तो T3/4 इक्वल टू, ये देखो उधर चला जाएगा तो 2 इंटू T1/2 जो कि यही है। देखो यही सिद्ध करना था ना, 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, अर्थात T3/4 इक्वल टू 2 गुना 2 का गुणा और अर्ध क्रिया वाला समय क्या है ये T1/2। यही आपको सिद्ध करना था, देख सकते हो। यही सिद्ध करना था, देख लो T3/4 इक्वल टू 2 इंटू T1/2, ठीक है। तो इस टाइप से भैया आपको सॉल्व करना था, एकदम मस्त तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नीचे लिख देना, अतः 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं अब। आप देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है तो एकदम छोटा सा सवाल, लेकिन इसे समझना बहुत कठिन लगता है, ठीक है। क्योंकि देख सकते हो क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कोटि की एक अपक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अगर जो इसकी भाषा को समझ गया उसके लिए क्वेश्चन एकदम आसान है, जो नहीं समझ पाया उसके लिए बहुत कठिन है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कोटि की अपक्रिया है, 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है। तो सिंपल आपको ये समझना होगा ये 50 सेकंड कौन सा समय दिया गया है। आपसे कह रहा है 50 सेकंड में जो पदार्थ की सांद्रता है वो रह जाती है आधी। तो अर्धायु काल ये दिया गया है, ठीक है। अगर डायरेक्ट टी लिखोगे तो आपको क्या करना होगा, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। अगर टी को आप 50 सेकंड लिखते हो तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना होगा, ये वाला टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप समझ गए कि 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती तो आप सिंपल क्या लिख दोगे, ये क्या दिया गया है आपको, अर्धायुकाल। क्योंकि अर्धायुकाल वो समय होता है जिसमें पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती। तो ये इसकी वैल्यू दी गई 50 सेकंड। सिंपल आपको निकालना है क्या, वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक को के से प्रदर्शित करते हैं, फॉर्मूला लगा दो टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। यहाँ से देखो के का मान निकालना है, टी हाफ की वैल्यू कितनी 50 सेकंड, ये रख दो। अब के का मान निकालना, के को ऊपर ले लो 50 को नीचे भेज दो और सॉल्व कर लो, सिंपल सा वैल्यू आ जाएगी 1.38 इंटू 10⁻⁻2 सेकंड इनवर्स, ठीक है। और इस फॉर्मूले से भी हम लगा सकते हैं, इस फॉर्मूले से ये ना सोचो लगा नहीं सकते। टी इक्वल टू है 50 सेकंड, ठीक है। अगर टी का मान 50 सेकंड मानोगे, आप कह रहा है पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती, तो ए को क्या मान लो 100, इस ए को मान लो 100, जैसे अभी 3/4 वाला लगाया था वैसे ही। और x से क्या हो जाएगा, x होती है टी समय बाद सांद्रता, तो कितनी आधी, तो 100 का क्या हो जाएगा आधा, मतलब 1/2। तो यहाँ से काटोगे आ जाएगा 50, तो x की वैल्यू आएगी 50। यहाँ से a माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेना, तो आ जाएगी 100 माइनस 50 बराबर 50। आप देखो आपको इसी फॉर्मूले में चाहो तो रख के निकाल लो, 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10, a की वैल्यू कितनी 100, a माइनस एक्स की वैल्यू 50, 50 से काटोगे आ जाएगा 2। सिंपल सॉल्व कर लेना, आपको इससे भी k का मान निकलेगा, t का मान रख देना ये 50 सेकंड। इससे भी चाहो तो निकाल सकते हो, इससे भी चाहो तो निकाल सकते हो, बट आपका डिपेंड क्वेश्चन इस बात पे करेगा कि क्वेश्चन कितने नंबर पे पूछा गया है। अगर क्वेश्चन 1 या 2 नंबर पे पूछा जाता है तो सिंपल इसी टाइप से लगा दो। 3 नंबर पे पूछा जाता है तो इस तरह से बड़ा, देखो यार नंबर के हिसाब से क्वेश्चन लगाना, ये नहीं 3-4 नंबर का पूछ लेगा इतना छोटा से कर दो कि नंबर नहीं मिलेंगे आपको। अगर नंबर के हिसाब से समझना, ज़्यादा का पूछा जा रहा है तो ये वाला फॉर्मेट लगा के मस्त तरीके से सॉल्व कर लेना। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आप देखो जो अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 साल लगातार पूछा गया और 4 नंबर पे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अपक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। आपको अर्धायुकाल 60 मिनट दिया गया है, आपको कह रहा है कितने समय में 90% भाग पूर्ण होगा, अर्थात 90% भाग पूर्ण करने में लगा समय पूछ रहा है। तो सिंपल देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पे जो दिया हो वही लिख लो। अर्धायुकाल 60 मिनट मतलब T1/2 की वैल्यू दी गई 60 मिनट, ये क्या होता है अर्धायुकाल।
अर्धायु काल ही तो दिया है, तो ये आपका क्या है, अर्धायु काल है। ठीक है, ये दिए गए सिंपल। आप फॉर्मूला होता है T1/2 इक्वल टू 0.693 अपॉन के। T1/2 की वैल्यू 60 तो 60 रख दो, 0.693 अपॉन के को उधर ले लो तो 60 आ जाएगी नीचे, और इसे मान लो समीकरण नंबर 1। देख लो, आप कह रहे हैं 90% भाग पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, तो हमने लिखा 90% पूर्ण करने में लगा समय। जैसे 3/4 पूर्ण करने में लगा समय निकाला था उस वाले क्वेश्चन पे, वैसे ही निकालना है। T 90% इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10 a अपॉन a माइनस एक्स। आप यहाँ से a की वैल्यू मान लो, माना a इक्वल टू 100, a इक्वल टू 100 मान लो, x इक्वल टू मान लो, x इक्वल टू क्या आएगा, कह रहा है 90%, मतलब x इक्वल टू आ जाएगा डायरेक्ट 90। देखो 100 का 90% आएगा, देखो यहाँ से लिखोगे 100 का 90%, और परसेंट निकालना आता है आपको, 100 का 90% लिखोगे तो 100 गुणे 90/100। ध्यान से समझना यहाँ पे क्या लिखा है, देखो इसे इरेज कर दे थोड़ा तो समझ में आ जाए। ठीक है, 100 का था 90%, मतलब 100 गुणे 90/100। यहाँ 100 से ये 100 काटो, आ जाएगा 90। ठीक है, इस टाइप से निकाला जाता है, एक एक पॉइंट समझा रहे हैं। ठीक है, सिंपल समझ लो, माना है इक्वल टू 100 लिखा, एक्स का एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स होती है टी समय बाद सांद्रता, तो 90% बाद होगी तो 100 का 90%, 100 इंटू 90/100 आ जाएगी 90। यहाँ से वैल्यू रखो 2.303 बटे के की वैल्यू 0.693 अपॉन 60, और लॉग बेस में 10, ए की वैल्यू कितनी 100 माना है, एक्स की वैल्यू कितनी माना 90, तो 100 माइनस 90 सॉल्व कर लो। देखो यहाँ से ये आपका 60 ऊपर चला जाएगा, 2.303 इंटू 60 बटे 0.693। आप लॉग बेस में 10, 100 बटे 100 से 90 घटाओगे कितना आएगा, 10, 10 लिख दो। आप क्या करो, इस 10 से इस 100 को काटो, आ जाएगा 10। यहाँ पे इसको भाग दे दोगे तो आ जाएगा 199.39, और यहाँ लॉग बेस में 10 पहले से था, यहाँ पे भी 10 आ गया। आप देखो जब यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। देखो जब ऐसे हो, जैसे लॉग बेस में ई यहाँ पे हो, यहाँ पे भी ई हो, तो वैल्यू 1। अगर यहाँ पे लॉग बेस में x है, यहाँ पे भी x है, तो वैल्यू 1। अगर यहाँ पे लॉग बेस में 10 है, यहाँ भी 10 है, तो वैल्यू 1। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर बेस में ही हो, यहाँ पे भी हो तो 1, यहाँ पे x हो, यहाँ x हो तो 1, यहाँ 10 हो, यहाँ 10 हो तो 1। वैसे यहाँ पे 10 10 है तो 1 हो गई वैल्यू। सॉल्व कर लो, आ जाएगा 199.39 मिनट। ठीक है, तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन जो कि यार हर साल एग्जाम पूछे जाते हैं। मानते हैं कि थोड़ा जल्दी बता दिया, क्योंकि यार आपको पता है वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो यार तैयार जरूर कर लेना, कोशिश पूरी की थी कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, बहुत मेहनत लगी, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी केमिस्ट्री की, मस्त तरीके से अपनी जाके तैयारी कर सकते हो क्लास 12 की। और अगर अभी भी आपको लग रहा हो कोई भी क्वेश्चन इन 10 में ना समझ में हो तो एक बार कमेंट जरूर करना, फिर से आपको समझा देंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे।